नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में। दर्शकों, जीएसटी देश की कर व्यवस्था का एक अहम स्तंभ है। वक्त के साथ साथ इसमें कई सुधार और बदलाव किए गए, जैसे जैसे इसकी पारदर्शिता और इसकी व्यवस्था और ख़ास तौर पे जो उपभोक्ता है उसकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में भी इसमें रिफॉर्म किए गए हैं। कुछ ही दिनों पहले 56वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की हुई, जिसमें जीएसटी के स्लैब में कुछ बदलाव किए गए। खासतौर पे दो जो मुख्य तौर पे जीएसटी स्लैब अब रखे गए हैं वो है 5% और 18% का, और इसके अलावा 40% का एक स्लैब रखा गया है जिसमें जो मादक पदार्थ है, जिन वस्तुओं का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसके अलावा जो लग्जरियस आइटम हैं उनको इस कर के दायरे में 40% के दायरे में रखा गया है। जीएसटी रिफॉर्म्स का ये कदम केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम, जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था, कारोबारियों, उद्योग जगत के से जुड़ा हुआ है, बल्कि आम जनमानस, आपकी और हमारी जेब पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी को और आसान और प्रभावी बनाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म यानी जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण ये कदम रहने वाला है, और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण किसानों, बागवानों के लिए रहने वाला है, मेडिसिन विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण ये कदम साबित होगा। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे हमारी आज की मेहमान से। हमारे पास स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है पूनम ठाकुर जी। पूनम ठाकुर जी जो है वो राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रियंका जी। डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। पूनम जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि केंद्र सरकार का जो जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 2.0 जो इसको नाम दिया गया है, इसको किस तरह से देखती है? कितना महत्वपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी कितना महत्वपूर्ण इस कदम को देख रही हैं आप? जो जीएसटी 2.0 है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम है। ये रिफॉर्म जो है, इसके तहत जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की आइटम्स हैं, असेंशियल गुड्स हैं, और जो दूसरी आइटम्स हैं उनको काफ़ी अफोर्डेबल किया गया है। जो असेंशियल गुड्स हैं रोज़मर्रा की, उनको 0 और 5% के ब्रैकेट में रखा गया है। कुछ आइटम्स को टोटली एग्जम्प्ट किया गया है, और बहुत सारी आइटम्स को 12 से उनका रेट ऑफ टैक्स घटा के 5% पे उनका जीएसटी रेट किया गया है। उसके अलावा जो मानक दर है, जो अदर गुड्स और सर्विसेज हैं, उनको 18% के स्लैब पे रखा गया है। और बहुत ही कम आइटम्स हैं, जैसे कि आपकी हाई एंड लग्जरी आइटम्स जो हैं, उनको 40% के स्लैब पे रखा गया है। उसके अलावा जो डीमेरिट गुड्स हैं या सिन गुड्स हैं, जैसे सिगरेट, टोबैको, और हमारी हाई एंड की जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे आपकी एसयूवी गाड़ियां हैं, उनको ही 40% के स्लैब पे रखा गया है। जहां तक हिमाचल प्रदेश हमारे राज्य का सवाल है, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स सभी राज्यों में लागू हो गए हैं, और जैसे ही ये 56 जीएसटी काउंसिल की परिषद की जो रिकमेंडेशंस थी, उसके बाद नोटिफिकेशंस के बाद ये पूरे भारतवर्ष में अब लागू की गई हैं। ठीक है मैडम। पूनम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और उन्होंने बात कही है कि ये रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, और देश की अर्थव्यवस्था को ये कदम जो है वो एक्सेलरेट करेगा, और निवेश के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम रहने वाला है। कैसे देख रही हैं आप? जैसे कि जीएसटी 2.0, ये इसके तहत जो है 7 पिलर्स को जो है प्लान में रखा गया है। इन 7 पिलर्स से जो है स्ट्रेंथनिंग होगी, जो सुधार हैं हमारे, ये 7 पिलर्स के तहत ना केवल जीएसटी की जो है सफलता का निर्माण होगा, बल्कि अनुपालन की प्रक्रिया, चाहे वो छोटे करदाता हैं या दूसरे करदाता भी हैं, वो बहुत ही सरल जो है उसको किया गया है। दूसरा जो पिलर है स्ट्रेंथ का, उसके अंदर रेट रैशनलाइजेशन की गई है, जिसके अंदर जो पहले के स्लैब थे 5, 12, 18 और 28 के स्लैब को में से 12 और जो आपका 28 का स्लैब है, उस जीएसटी रेट को घटा के जो है अब सिर्फ 5 और 18 का स्लैब है। तो रेट रैशनलाइजेशन से इस प्रकार से जो अनुपालन है, या जो सिंप्लीफिकेशन है, या जो रैशनलाइजेशन है, वो टैक्सेस की हुई है। उसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया को जो है ध्यान में रखते हुए और एमएसएमईज़ को भी ध्यान में रखते हुए सपोर्ट किया गया है। जो हमारे छोटे, लघु, सूक्ष्म और जो मध्यम हमारे करदाता हैं, उनको भी इससे सपोर्ट मिलेगी। उसके साथ साथ जो रिटर्न फाइलिंग है,
उसकी प्रक्रिया को किस प्रकार से सरलीकरण किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए और अधिक डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी का जो है इसके अंदर बात कही गई है और वो रिफॉर्म्स के अंदर जो है उसको बताया गया है। उसके साथ हमारी कंजप्शन किस प्रकार से बढ़ेगी ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी फ्यूलिंग हो सके, और हमारे सारे राज्य जो हैं वो किस प्रकार से सुदृढ़ होंगे, उनके अंदर किस प्रकार से सस्टेनेबल एक रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ये सारे पिलर्स ऑफ जो है स्ट्रेंथ ये इन रिफॉर्म्स के तहत किए गए हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक नारा है, जो प्लान है जो आगे रखा गया है, वो उपभोक्ता को प्रथम स्थान पे रखते हुए हमारी सारी जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के गुड्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उनको या तो नील कैटेगरी में रखा गया है या उनको 5% के जीएसटी रेट के अंदर जो है वो रखा गया है। ठीक है, बहुत बड़ा कदम है। और इसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म का जो पहलू जिसमें कि बिल्कुल नील कर दिया गया है जीएसटी को, जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर, इसको लेकर लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हिमाचल परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें मैडम, इसकी पूरा जो ये सिनेरियो है, हिमाचल प्रदेश में जो है 70% जो हमारी आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, कृषि प्रधान प्रदेश है। तो कृषि और किसानों बागवानों को लेकर आप इस कदम को किस तरह से देख रही हैं? इसके अंदर कृषि और फार्मर्स का और एग्रीकल्चरिस्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जहाँ तक जो भी आपके ट्रैक्टर्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं इसके अंदर, उनका जो रेट ऑफ टैक्स है उसको 12% से घटा के जो है वो 5% किया गया है। जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये टूल हैं ट्रैक्टर्स के, उनका रेट ऑफ टैक्स 18% से घटा के 5% किया गया है। जहाँ तक इरिगेशन का सवाल है, चाहे आपकी ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसको भी 12% से कम करके रेट ऑफ टैक्स जो है 5% किया गया है। और आपकी सॉइल की, चाहे आपका फॉरेस्ट्री है, आपका हॉर्टिकल्चर है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर है, उसमें सॉइल की प्रेपरेशन से लेके कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, इन सब के जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, उन सब के रेट ऑफ टैक्स को भी 12% से कम करके 5% पे लाया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में बागवानों को, आपके जो किसान हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए ये बहुत ही अफोर्डेबल किया गया है। पूरे किसानों के लिए ये एक बहुत ही जो है हम कह सकते हैं कि ध्यान रखा गया है ताकि कृषि को और ज़्यादा जो है वो मजबूती मिले। वहीं कृषि, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर भी जो है काफ़ी ध्यान दिया गया है। मेडिसिनल की अगर बात करें तो उनमें भी दवाइयों को लेकर भी काफ़ी 31 दवाएं तो बिल्कुल जो है उन पर नील कर दिया गया है जीएसटी। इस कदम को कैसे देख रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? जीएसटी 2.0 बहुत ही इंक्लूसिव है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ को लेते हुए चला, जैसे कि मैंने बात की कृषि की, उसी प्रकार से चाहे आपका जो है एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है, इन दोनों में भी बहुत ही अफोर्डेबिलिटी की गई है। हम एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो आपके बच्चों की स्कूल की आइटम्स हैं, चाहे चार्ट्स हैं, ग्लोब्स हैं, मैप्स हैं, उनको उनका रेट ऑफ टैक्स जो है नील किया गया है। इरेजर्स हैं बच्चों के, उसको 5 से नील % पे रखा गया है। उसी प्रकार से उनकी नोटबुक्स हैं, चार्ट बुक्स हैं, वो भी नील की रेट ऑफ टैक्स पे रखा गया है। एजुकेशन के बाद अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको 18% से एग्जम्प्ट उसका रेट ऑफ टैक्स किया गया है। इससे ना केवल जो रेट ऑफ टैक्स है उसमें कमी आके जो है अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और लोग जो है इसके दायरे में आएंगे, बल्कि इसकी जो कवरेज है वो ऑल इंडिया लेवल पे और अधिक लोग जो है वो इंश्योरेंस अब ले सकेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी रेयर डिजीज़ हैं या 36 टाइप ऑफ जो आपकी कैंसर ड्रग्स हैं, उनको टोटली जो है जीएसटी के दायरे से एग्जम्प्ट किया गया है। उसके अलावा आपके मेडिकल जो ऑक्सीजन ग्रेड ऑक्सीजन्स हैं या फिर जो आपके टेस्टिंग किट्स हैं, उनका भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो 12 से घटा के 5% किया गया है। या मेडिकल इक्विपमेंट्स की हम बात करें, या जो ऑपरेटर्स हैं हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, या जैसे थर्मामीटर हैं, उनका रेट ऑफ टैक्स 18 से कम करके 5% कर दिया गया है। उसी प्रकार से जैसे आप स्पेक्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे स्पेक्टिकल्स हैं, उनका भी 5% से कम करके जो है 12% से कम करके 5% पे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत जो है वो आप कह सकते हैं इसको अफोर्डेबल बनाया गया है, ताकि ना केवल इंश्योरेंस बल्कि जो मेडिसिन्स हैं और जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, चाहे इसके ऑपरेटर्स हैं, ताकि अफोर्डेबिलिटी जो है हर एक छोटे से छोटा जो इंडिविजुअल है, जो भारत का सिटीज़न है, उस तक जो है हेल्थ जो है वो उसकी फैसिलिटी जो उनको प्रदान की जा सके। ठीक है मैडम, अगर टैक्स वसूली की बात करें तो टैक्स वसूली और पारदर्शिता को लेकर जो है वो आपका विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सवाल जो है वो आम जनता के भी रहते हैं। जहाँ तक इस अप्रत्यक्ष कर की बात है, ये अप्रत्यक्ष कर अपने आप में ही
जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर इंटरफेस बहुत कम है, तो पारदर्शिता जो है वो आपके पंजीकरण से ही शुरू हो जाती है। पंजीकरण से लेके रिटर्न फाइलिंग तक, या जो आपके डिपोजिशन ऑफ टैक्सेस हैं या रिफ़ंड की जो अप्लाई करते हैं हमारे पास, ये सारी प्रक्रिया जो है वो सारी की सारी आपकी ऑनलाइन रहती है। इस प्रक्रिया में और अधिक आप GST 2.0 की बात करें तो छोटे जो करदाता हैं उनके लिए अब ये प्रक्रिया कर दी गई कि वो जो है उनको 3 दिन के भीतर ही अब पंजीकरण प्राप्त हो जाएगा। पहले ये जो प्रक्रिया थी पंजीकरण की, उसमें 7 दिन का समय लगता था, लेकिन अब जो नए सुझाव लागू कर दिए गए हैं उनमें अब ये ऑप्शनल GST की रजिस्ट्रेशन जो है, जो ऐसे करदाता हैं जिनको ये लगता है कि हमारी जो मासिक जो रेट ऑफ जो हमारा जो सेल्फ डिक्लेयर्ड उनकी असेसमेंट है वो 2.5 लाख तक की है, इंक्लूडिंग जो GST है उनका CGST, SGST, IGST, उनको जो है वो 3 दिन के भीतर ही डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो करदाता है जो अप्लाई कर रहा है वो अगर रिस्क बेस्ड में बिल्कुल भी नहीं फॉल करता है, उसका रिस्क पैरामीटर 0 है, तो ऐसे करदाताओं को लगभग ये करदाता ऐसा माना गया है कि जितने भी हमारे पास पंजीकरण होते हैं उनके लगभग 96% ऐसे करदाता होते हैं जो छोटे होते हैं और जो रिस्क बेस्ड के आधार पे बिल्कुल उनका रिस्क पैरामीटर 0 होता है। तो उनको ये लंबी प्रक्रिया से ना गुजर के उनको 7 दिन के बजाय जो है 3 दिन के भीतर ही जो है वो अब पंजीकरण प्राप्त हो जाया करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, सरलता और सुगमता के साथ जो है वो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी इस एक्ट के तहत प्रदान की जाती है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग की आपने बात की। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण परिप्रेक्ष्य वाला प्रदेश है, तो मैम बहुत से ऐसे उद्योग है, लघु उद्योग है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट की सुविधा से महरूम रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें वो नहीं कर पाते क्योंकि ऑनलाइन की आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन सुविधा जो है वो बढ़ा दी गई है, 7 से 3 दिन कर दिया गया है पंजीकरण को लेकर भी, तो उन लोगों की काफ़ी शिकायत रहती है। इसको लेकर क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जहाँ तक रजिस्ट्रेशन या जो भी कार्य जो व्यवसायी हमारे डिपार्टमेंट के साथ पंजीकृत होते हैं, तो पंजीकृत होने के लिए मैं पहले ही सरकार ने जो है, अगर हिमाचल की हम बात करें तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो 40 लाख तक तो छूट प्रदान की गई है। तो जो छोटे आपके लघु है, जो मध्यम वर्गीय जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको अगर वो केवल गुड्स में अगर व्यवसाय कर रहे हैं, केवल गुड्स में डील कर रहे हैं, तो उनको 40 लाख तक तो पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल वो सेवाओं में डील कर रहे हैं तो 20 लाख तक की जो है उनको छूट प्रदान है। अगर कोई भी व्यवसाय गांव का है या किसी देहात का है या कहीं भी किसी छोटे एरिया से जहां पे ये ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे अगर वो दोनों चीज़ों में डील कर रहा है, गुड्स में भी और सर्विसेज में, तो उनको 20 लाख तक की थ्रेशोल्ड की वैसे ही जो है वो छूट है। तो जहाँ तक हम ये बात करेंगे तो उनको रिटर्न्स में भी जो है काफ़ी वो सुगमता है। वो केवल जो है 1 वर्ष में 4 ही आपकी विवरणियाँ जो है भरते हैं। तो इसमें ऐसे उनको जो है वो पहले ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रदान की गई है। और GST 2.0 में और अधिक जो है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी जो है वो लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है मैडम, कर चोरी और फर्जी बिलिंग की अगर बात करें तो अब GST रिफॉर्म आने के बाद उसमें किस तरह से जो है बदलाव आएंगे, क्या कुछ नया रहने वाला है? क्योंकि GST 2.0 में हर कार्य को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और अधिक बनाया जा रहा है, ये प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं। इसके अंदर जो जैसे आपने बात की कर चोरी की, तो जो AI का भी जो है सिस्टम्स जो हैं वो एप्लीकेशंस यूटिलाइज कर रहा है हमारा, जो अभी तक पूरी तरह से तो AI ड्रिवन नहीं है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो है आपकी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एप्लीकेशंस हैं तो इस एप्लीकेशन में पंजीकरण के ही स्तर पे रिस्क बेस्ड पैरामीटर के आधार पे इस प्रकार के जो फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर्स हैं या जिनका रिस्क पैरामीटर जो है वो अधिक है, 5 तक जो होते हैं उनको मीडियम रिस्क पैरामीटर में रखा जाता है, और जो 10 जिनका रिस्क पैरामीटर होता है उनको सिस्टम जो है वो हाईलाइट कर देता है, और वो हमारे पास जैसे ही एप्लीकेशन आती है उसका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जो है करवाना पड़ता है। तो पंजीकरण के ही स्तर पे इस प्रकार से पूरी तरह से जो विभाग के जितने भी ऑफिसर्स हैं या जिनके पास भी एप्लीकेशंस आती हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो एप्लीकेशन हमारे पास आई, अगर ये जेन्युइन टैक्स पेयर नहीं है, एप्लीकांट नहीं है या फ्रॉडस्टर है, या ये जो पैन है ये कहीं पे भी किसी और राज्य में ये किसी हाई अलर्ट पे हैं, तो उनकी जो है पहले सत्यापित जो है उनको किया जाता है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से। उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो समय समय पर हम जो है उनकी एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं पंजीकरण के दौरान ही। उसके बाद भी अगर कोई किसी को GST की पंजीकृत मिल जाता है GSTIN, तो GSTIN
को भी जो है हम फील्ड ऑफिसर्स को उसको एलोकेट करके ऐसे टैक्स पेयर्स की जो है हम फील्ड वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशंस करते हैं, या हम जो है स्क्रूटनीज करते रहते हैं कि कोई भी इस प्रकार से कि कोई आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट जो है ऑल ऑफ सडन कोई किसी ने बहुत हाइक तो नहीं उसमें कर दिया, कोई ऐसे इन्वाइसेस तो नहीं वो जारी कर रहा है कि जिसमें कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है लेकिन वो रिटर्न फाइलिंग कर रहा है। तो ये विभाग जो है हर प्रकार से अपने जो मॉड्यूल्स हैं पंजीकरण के, रिटर्न्स के, उन मॉड्यूल से स्क्रूटनी करके उनको जो है वो चेक करता है और फिर उसमें जो है नोटिस जारी किए जाते हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई भी जो करदाता है या जो एप्लीकांट है वो फ्रॉडस्टर है तो उस पर चेक लगाया जाता है। नोटिस के बाद उनको स्वतः संज्ञान से उनको कैंसिलेशन की जाती है फ्रॉडस्टर्स की। मैम, जीएसटी रिटर्न का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और एआई का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है आने वाले समय में? जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी सारी एप्लीकेशंस जितने भी चाहे आपके मोबाइल्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या कंप्यूटर हैं या डेस्कटॉप्स हैं, वो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक मैंने बात की एआई की या जो आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और रिस्क पैरामीटर्स के लिए इनका एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में सरकारी स्तर पे ये देखना पड़ेगा कि वो कितना ज़्यादा जो है वो उसमें रहेगा कि क्योंकि हमें जो है वो उसको अपना फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी जो है जितना भी आपका कार्यक्रम होता है, जो जितनी आपकी वर्किंग होती है, उसको हर एक चीज़ को फुल प्रूफ बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ों को देखते हुए उसमें किस प्रकार से इसकी एप्लीकेशंस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, ये एक भविष्य का एक अभी सवाल है। लेकिन एआई का जो है इसकी एप्लीकेशंस वो आजकल हर स्तर पे हो रही है, चाहे आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की बात करें, चाहे आप वेबसाइट्स की बात करें, तो एआई एप्लीकेशन जो है कार्य को सुगम करती है और ये आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो फ्रॉड हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर चेक लगाने के लिए। और आपकी सर्कुलर ट्रेडिंग है या जो आपके इनवाइसेस हैं जो गलत इनवाइसेस अपलोड कर रहे हैं या जो आपके इस प्रकार के इनवाइसेस हैं जहाँ पे वो आईटीसी का फ्रॉड कर रहे हैं, उन सब को चेक लगाने के लिए एआई का एप्लीकेशन बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। पूनम जी, जो छोटा व्यापारी है और आम जो जनता है वो अक्सर जीएसटी की जटिलताओं को लेकर सवाल पूछती रहती है, बहुत ही भ्रम रहता है उनको इन चीज़ों को लेकर। जो नए जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, जेन जी नेक्स्ट जनरेशन जो है, इससे कितना जो है बदलाव आएगा, कितनी आसान जो है पूरी प्रक्रिया रहने वाली है अब? हाँ, जैसे कि मैंने बात की कि ये प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं, इसमें ना केवल पंजीकरण को सुगम किया जा रहा है और आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें भी रिकन्सिलेशन और अधिक आसान होगी और आपकी और भी जितने भी प्रोसेसेस हैं जीएसटी के तहत वो जीएसटी 2.0 से ओवरऑल जो है हर एक चीज़ में सुगमता जो है आएगी। और ये अब नोटिफिकेशंस इसमें जारी हो गई हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस हैं। पहले इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी रहती थी, एम्बिग्यूटी रहती थी कि कोई भी जैसे मान लिया आपका कपड़ा है या फिर आपके शूज़ हैं, उन पे 2 रेट ऑफ टैक्सेस होते थे या उनके जो HSN कोड थे। अब इसके अंदर जो है आपके अगर 2500 तक का शूज़ है तो उसका रेट ऑफ टैक्स 5% है, अगर उससे अधिक की वैल्यू का है उसको 18% के स्लैब पे है। तो उसमें अब कोई वो एम्बिग्यूटी नहीं है कि 12 होगा या 18 होगा, अब क्योंकि चूंकि 2 ही रेट ऑफ टैक्स हैं तो उसमें क्लैरिटी रहेगी। दूसरा, अगर हम कपड़े की बात करें तो जो भी आपका कपड़ा है सिंगल पीस है वो अगर 2500 तक का है तो उसका रेट ऑफ टैक्स 5% होगा, इसके अधिक मूल्य का जो कपड़ा होगा वो 18% पे रहेगा। उसी प्रकार से अगर आपका होटल का स्टे है वहाँ पे भी अब जितने भी आपके रूम्स हैं वो अगर 7500 तक है, 7500 तक के जितने भी होम स्टे हैं या आपके होटल्स के रूम्स हैं वो सभी 5% के टैक्स स्लैब में रहेंगे और 7500 से ऊपर अब जो है 18%। क्योंकि अब बीच के स्लैब नहीं है, 12 और 28 को हटा दिया गया है, तो जितनी भी वो जो आपके हम इंटरप्रेट करते थे या कोई एम्बिग्यूटीज रहती थी वो सारी चीज़ों को जो है अब दरकिनार करके अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। तो इस क्लैरिटी से और अधिक जो है सिंप्लीफिकेशन होगी और रिकन्सिलेशन भी जो है वो सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में आएगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक रिटर्न्स की बात है वहाँ पे इनवॉइस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी हाल ही में लागू किया गया है। उससे भी सप्लायर्स और जो आपके रिसिपिएंट हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा रिकन्सिलेशन होगी ताकि विभाग से आपको नोटिस कम आएंगे और आप अपने एंड पे जो है वो रिकन्सिलेशन कर पाएंगे। ठीक है मैडम, ये
जिस तरह से आपका विभाग जो है वो लगातार कार्य कर रहा होता है लोगों को जागरूक करने के लिए भी, ये एक नया रिफॉर्म है जिसकी बारीकियों को समझना जो है आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आपका विभाग इस रिफॉर्म की बारीकियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? विभाग लगातार प्रयासरत है। अभी पिछले 2 महीने से जो है विभाग ने जागो ग्राहक जागो जो अभियान चलाया है, उसके तहत पूरे जो आपके कॉमन मैन हैं, आपके चाहे यूथ्स हैं चाहे वुमेन हैं, और उसके अलावा हमारे करदाताओं को तो हम समय समय पर वर्कशॉप्स कंडक्ट करते ही रहते हैं। विभागों को भी हम जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो कॉमन मैन है उसको ये जागरूक करना चाहती हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इनके साथ साथ जो हमारा अपना जो एक हमारा दायित्व है, हमने इस अभियान में या ये जो हमारा अप्रत्यक्ष कर है उसमें हमने अपनी भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित करनी है। हमने ना केवल 200 रुपये से ऊपर जो भी हम खरीद करते हैं उस पे हमने बिल लेना है, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित करना है कि वो अगर हम बिल लेंगे तो उससे टैक्स पेयर की एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, ताकि वो अपनी विवरणी को ठीक प्रकार से भरे और वो जो टैक्स है वो सरकार के एक्सचेकर में डिपॉजिट हो। तो इसके लिए विभाग ने जो है वो कार्यशालाएँ आयोजन कर रहा है, कार्यशालाओं का, वर्कशॉप्स का, ट्रेनिंग्स का। और अगर जो विभाग की हम बात करें तो आजकल जो है हम IPH के डिपार्टमेंट को जो है उनके ऑफिशियल्स को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो रेट्स की रैशनलाइजेशन हुई है उसके बारे में उनको अवगत कराया है, और किस प्रकार से उन्होंने केवल टैक्सेबल वैल्यू ना कि इनवॉइस वैल्यू पे जो है वो TDS काटना है। ऐसी टैक्सेबल वैल्यू जो 2.5 लाख से ऊपर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप गुड्स या सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसमें आपने विभाग की ये जो है एक जिम्मेवारी है कि वो जब पेमेंट करता है वेंडर्स को, सप्लायर्स को या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो वो TDS जो है वो ज़रूर काटें और अगले माह के 10 तारीख तक उस TDS को जो है वो सरकारी उसमें खजाने में डिपॉजिट कराएं रिटर्न फाइलिंग के थ्रू। तो हमारा प्रयास है कि हम ये जो GST 2.0 है इसको जो है इसकी जितनी भी इसमें पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, वो जन जन तक पहुंचाएं, टैक्स पेयर्स तक, कॉमन मैन तक, यूथ तक, महिलाओं तक, और ताकि ये अभियान जो है और जो हमारा GST अप्रत्यक्ष कर है उसमें सफलता का निर्माण हो और अनुपालन की प्रक्रिया जो है करदाताओं के लिए आसान हो। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल, हिमाचल प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो इसके राजस्व और विकास की ओर ये कदम कितना महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले समय में? ये क्योंकि हमारे हिमाचल की हम बात करें तो हमारा विभाग जो है वो स्टेट एक्सचेकर को 89% ऑफ द रेवेन्यू जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अनुपालन की प्रक्रिया आसान होगी तो करदाताओं को भी ये लगेगा कि अब टैक्स जो प्रक्रिया है वो सिंप्लीफाइड है, तो हम जो है जैसे जो भी हमारा एक प्रयास रहता है वो प्रयास और अधिक जो है वो सफल होगा, और जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिंप्लीफाइड रेट्स ऑफ टैक्सेस के अंदर अपनी अनुपालन को जो है और अधिक बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी व्यवसायी हैं उनको पहले ही ये जो रिफॉर्म्स हैं इसके बारे में उनको ये भी बता दिया गया है कि जो रेट्स की रिडक्शंस हुई हैं वो ना केवल उस घटे हुए रेट को अपने कमोडिटीज़ जो भी उनकी पहले की प्री पैकेज्ड जो प्री लेवल्ड की पैकिंग्स हैं उसके ऊपर वो रिड्यूस्ड रेट को जो है और नए रेट्स को जो है वो डिस्प्ले करें। जो पहले के रेट्स हैं अब जो घटा हुआ रेट है उसके ऊपर वो लगा देंगे, ताकि जो कॉमन मैन है उसको ये पता लग सके कि सरकार ने हमारे को ये रेट ऑफ रिडक्शन दिया है। तो इसके अंदर जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे आपके रोज़मर्रा की जो आइटम्स हैं उससे लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तक सबने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो है कॉमन मैन तक घटे हुए रेट का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट ऑफ रिडक्शन ऑफ रेट है, वो हम इन तक पहुँचाएँगे। और हिमाचल में जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म का भी सेक्टर है, तो क्योंकि जो आपकी दरें हैं होटल्स के, रूम्स की, होम स्टेज़ की, वो कम हुई है, तो मैं पूरी आशान्वित हूँ इसमें और पूरी श्योर हूँ कि हिमाचल में जो है टूरिज़्म सेक्टर को भी इसमें बूस्ट मिलेगा। हालांकि अभी जो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ थी उसकी वजह से थोड़ा सा काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय हमारी उम्मीद रहेगी कि हिमाचल को जो है इस GST 2.0 से जो है काफ़ी फ़ायदा मिले और सारे सेक्टर्स में इसको बूस्ट मिले, चाहे वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे FMCG है, चाहे आपका ऑटोमोबाइल्स हैं। तो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें भी 28% से जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसको 18% पे लाया गया है। तो हर सेक्टर में ही हमारी उम्मीद है कि हिमाचल के रेवेन्यू में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आपने अपने कीमती विचार और जिस तरह से बारीकियों से आपने GST 2.0 रिफॉर्म को हमारे दर्शकों को बताया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। धन्यवाद।
तो जाहिर तौर पर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में जो सुधार किए गए हैं, इन सुधारों का जो मकसद है वो आम उपभोक्ताओं को सुविधा पहुंचाना तो है ही है, साथ में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी कहीं ना कहीं है। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, कृषि और छोटे जो उद्योग है वो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ की अर्थव्यवस्था में निभाते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी इन्हें कहा जाता है। तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ के राजस्व को लेकर बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।